till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Welcome to the Sukesh Shetty Show presents बातचीत पॉडकास्ट 4 सिंपली एक्सप्लेनिंग इंश्योरेंस। आज के हमारे गेस्ट है पार्थ नंदा, जो मेरे प्रिय मित्र है। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड बट ऑल्सो ही इज एन इंश्योरेंस प्लानर। ही हैज lots of clients, and his father Mahesh Nanda will also be in this podcast, who is a legend in this field. He has a mastery in claim settlement as well as like you will get to know more about insurance. बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। उस बेसिक से लेके तुम्हें कौन सा इंश्योरेंस लेना है, क्या क्या देखना होगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। आई होप दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, एंड विद दैट सेड, एंजॉय दिस पॉडकास्ट। वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंट बातचीत पॉडकास्ट 4 सिंपली एक्सप्लेनिंग इंश्योरेंस। वेलकम पार्थ नंदा। मैंने आपका इंट्रोडक्शन में आप बोलता हूँ हर एक पॉडकास्ट में, बट I know I have introduced you as my best friend. मैं शायद तुम बोल दूंगा, ठीक है, या ब्रदर, जो भी चल जाएगा। We can, and ये कोई इंटरव्यू वाला सेशन, हाँ, ये कोई इंटरव्यू वाला सेशन नहीं होगा, एक कैजुअल टॉक होगा। So like बहुत सारे मेरे कलीग्स है, बहुत सारे व्यूअर्स है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ना इंश्योरेंस के बारे में कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, या शायद अता पता हो भी, पर उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। Now you, Parth Nanda, you are an insurance planner. Like you have been working in this field for more than 2 years. Your father is an master of claim settlement who has been in this field for 24 years. So उनका भी experience तुमने जाना है। So Parth, मैंने अपने viewers को आपका introduction दे दिया है, but do you want to tell about yourself to the viewers? कुछ और आप बोलना चाहोगे? Yes, sure. तो my name is Parth Nanda and मैं ये इंश्योरेंस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली मतलब करना तो बचपन से ही था, बट आई एम वर्किंग लाइक 3 years से फुल फ्लेज आई एम वर्किंग ये इंश्योरेंस फील्ड में, एंड आई हैव अ स्पेशलाइजेशन इन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एंड आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एज वेल। तो दैट्स मच अबाउट इट। तो what मतलब That's great. yes. जो इस पॉडकास्ट का थीम है दैट इज सिंपली एक्सप्लेनिंग इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ जो ये पॉडकास्ट देखते रहेंगे उसमें से बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस क्या है इसका कोई जानकारी नहीं होगा, एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, उन्होंने खुद इंश्योरेंस ले लिया होगा, बट देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस दैट मेनी डोंट नो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑन इंश्योरेंस इज व्हाट इज इंश्योरेंस? बिकॉज इंश्योरेंस है, चलो इंश्योरेंस है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, बट वो वर्क कैसे करता है लोगों को पता नहीं है, एंड प्लस उसका यूज क्या है वो भी आप बता दो इन बेसिक लेमैन टर्म। इंश्योरेंस, करेक्ट। तो इंश्योरेंस क्या है? अभी इंश्योरेंस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ट्रांसफरिंग ऑफ योर रिस्क, जो आपके ऊपर जो रिस्क है वो ट्रांसफर करना है हमें बाय पेइंग अ स्मॉल प्रीमियम, ताकि आप आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में और एक्सेल कर सको, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द रिस्क। सबके ऊपर एक रिस्क है, अपने फैमिली का, खुद का, अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, उसको रिस्क है। तो वो इनविजिबल रिस्क है, बट हमारे बैक ऑफ द माइंड वो रिस्क रहता है। तो हम वही करते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं वो रिस्क टू someone else, to a particular entity। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो जो भी आपके घर पे इनकम आ रही है उसको प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस। सिंपल वर्ड्स में जो आपके घर पे इनकम आ रही है उसको प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस। तो इनकम का वॉचमैन है इन शॉर्ट। इनकम का वॉचमैन है, करेक्ट, राइट, सेफगार्ड परफेक्ट, जो हाँ सेफगार्ड करता है, करेक्ट। ओके। नाउ इंश्योरेंस के बारे में आपने बता दिया, बट व्हाई इज दैट कि लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है? लाइक इंपॉर्टेंस के बारे में आप क्या बताओगे इंश्योरेंस का, कि व्हाई पीपल शुड टेक इट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस? सेफगार्ड तो है ही, राइट, पर ये अवेयरनेस कब फैलेगा, कैसे फैलेगा? तो आज के टाइम में इंश्योरेंस इज द फोर्थ बेसिक नेसेसिटी। आफ्टर हम जो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान के बाद फोर्थ बेसिक नेसेसिटी इंश्योरेंस है, अकॉर्डिंग टू मी। एंड मतलब ये बहुत सारे बुक्स में भी लिखा गया है कि इंश्योरेंस को आपको एज अ नेसेसिटी ट्रीट करना स्टार्ट करना है अभी, आज के टाइम में, 20th सेंचुरी में। तो मैं अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस बहुत है।
पहले जो हमारा बात हुआ प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ योर इनकम, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है विच इज मेंटल पीस। मेंटल पीस अगर आपके पास है तो आप आपके लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, तो वो पॉइंट मेंटल पीस आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो दैट इज सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा तो थर्ड पॉइंट में आप, हाँ करेक्ट, थर्ड पॉइंट में ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपको इंश्योरेंस जो आप प्रीमियम पे करते हो वो आपको रेगुलरली सेव कैसे करना है वो सिखाता है। आप सेविंग्स करना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, आपको वो सेविंग्स की हैबिट लगाता है इंश्योरेंस। तो इनडायरेक्टली मतलब सेफगार्ड भी हो रहा है प्लस एक अलग सा हैबिट भी हो रहा है कि मैं सेव भी कर रहा हूँ। हाँ, वो हैबिट हो जाता है क्योंकि मुझे भरना है प्रीमियम, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड होता है कि मेरे को सेव भी करना है एट द एंड, ऐसा। फिर और एक बड़ा जो इम्पोर्टेंस में अगर हम बोलना चाहे तो वो आपके जो भी आपके ऊपर लोन्स है, लाइबिलिटीज है, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग टू द ब्रेड विनर, जो अर्निंग मेंबर है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली के ऊपर वो पूरा बर्डन ना आए, वो आपके लोन्स, पर्सनल लोन्स, आपके लाइबिलिटीज का पर्सनल जो भी आपका बिजनेस लोन्स है उसका पूरा बर्डन आपके फैमिली पे ना आए, तो वो इंश्योरेंस वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एंड आपके फैमिली पे वो बर्डन नहीं आने देगा। बहुत सारे यहाँ पे जो व्यूअर्स है ना शायद कॉमर्स बैकग्राउंड से ना रहे, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। क्या आप एक बार ऐसे स्मॉल टर्म में बता सकते हो? करेक्ट, तो एसेट क्या है जो हम ओन कर रहे हैं अभी फॉर दैट टाइम बीइंग, वो हमारा एसेट है। बीट एनीथिंग फ्रॉम योर, आपका घर से लेके आपके कार से लेके एनीथिंग जो आपका है, आपका बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज एन एसेट। एंड लाइबिलिटी क्या है, जो आपने जो भी लोन्स लेके रखे हैं बैंक से, या जो भी क्रेडिटर्स, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने क्रेडिटर्स से लोन लेके रखे हैं, आपका बिजनेस लोन है, वो सब कम्स अंडर लाइबिलिटी सेक्शन। तो जो भी लाइबिलिटी है उसको कवर करता है इंश्योरेंस। तो और मैं इसको इलाबोरेट और करूं तो क्योंकि लोग जब भी इंश्योरेंस लेते हैं ना तो ये पॉइंट तो पूछते ही है, जैसे इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या। तो सो दैट इज, मतलब आज के टाइम में दैट इज आल्सो बिग पॉइंट कि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, मेरा इनकम टैक्स, मेरे को टैक्स पे करने कम आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो बी इट हेल्थ इंश्योरेंस, बी इट लाइफ इंश्योरेंस, यू आर गोइंग टू गेट टैक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो दैट इज आल्सो वैलिड पॉइंट कि उसका इम्पोर्टेंस क्यों है। टैक्स बेनिफिट के बारे में तो मैं आगे आपको पूछूंगा, क्योंकि अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट बताया। बट इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू फील दैट पीपल आर सो रिलेक्टेंट टू बाय एन इंश्योरेंस प्लान, वेदर इट्स अ मेडिकल इंश्योरेंस प्लान और अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। लोगों को क्यों इतना हिचकिचाया है कि मुझे ये शायद नहीं लेना? मेरे हिसाब से मेरा व्यू है कि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, शायद मैं जितना पैसा दे रहा हूँ मुझे जब जरूरत पड़ेगा मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से ये एक थिंकिंग है, आपका व्यू क्या है? सो अकॉर्डिंग टू IRDA, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया का, ओनली 3.6% ही लोगों के पास इंश्योरेंस, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है हमारे पूरे कंट्री में। 100 में से सिर्फ 3.6 है, बोल सकते 4%, दैट्स इट। 4%, दैट्स इट। तो ओनली 4% लोगों के पास ही एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है अकॉर्डिंग टू IRDA। अभी मैं और एक बताता हूँ कि ओनली 20% मेन एंड 23% वुमेन पास ही एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, वो मैंने पूरा बताया। तो अभी सिर्फ 23% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है। So when you compare it with the US, तो US में approximately it's around 66% to 67%, and Australia में it goes beyond 72%. We are lacking behind. तो आप तो देख सकते हो we are lacking behind by how much? Very much. हाँ, तो इससे हमें आइडिया आता है कि why people are reluctant, कि क्यों उन्हें बाय नहीं करना है, उन्हें क्या क्या मतलब क्या सोच के वो बाय नहीं कर रहे। तो मैं बताता हूँ कि क्यों उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम रोज ऐसे लोगों को मिलते हैं, तो आई नो कि उनके माइंड में क्या थॉट्स होते हैं। तो पहले तो है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है कि उन्हें लेना क्यों है। वो बोलते हैं ना, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। तो वही नहीं पता है कि उसमें मुझे क्या मिलने वाला है, फीचर्स नहीं पता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है हेल्थ इंश्योरेंस में कि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं मिलता,
पहले हॉस्पिटलाइजेशन के पहले भी 60 डेज या 30 डेज हम्म, आफ्टर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी जो खर्चा होता है फॉर एग्जांपल इंजेक्शन या मेडिसिन का वो भी मिलता है, तो ओके। लोगों को पता ही नहीं होता हाँ नॉर्मली। हाँ, लोगों को लगता है सिर्फ हाँ एडमिट के टाइम में जो पैसा होगा वो ही शायद रिफंड होगा जो भी। हाँ, लोगों को सिर्फ उतना ही पता है कि जो एडमिशन हुए, हम 24 आवर्स हम्म हॉस्पिटलाइजेशन हुए तो हम्म ही वो हमें पैसा मिलने वाला है, बट वैसा नहीं, वैसा ओके नहीं। ओके। हाँ, और सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है, अभी नॉर्मल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अबाउट 4% अभी टू ओके 2020 में, राइट राइट राइट। बट द हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज एट 8.9%। ओह तो इट्स आप देख सकते हो डबल। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एवरी टाइम बहुत सबसे ज्यादा ही रहा है उसका इन्फ्लेशन। राइट, बहुत तो ज्यादा। हमें वो देखना है कि अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमें 8.9% के हिसाब से हमारी जो महंगाई बढ़ रही है हेल्थ केयर की, वो अगर कुछ मुझे हेल्थ केयर इश्यू आ जाता है तो मैं मेरे पास वो ताकत है बेयर करने की, क्योंकि ओके जो पेस से हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हाँ 9% के हिसाब से, तो दैट इज ह्यूज। या इट इज क्वाइट ह्यूज या राइट। करेक्ट। तो ये ही सब थिंकिंग है जो उनके माइंड में एक बार इनकलकेट हो जाएगी कि ये सब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या ये फीचर्स है, तो उनके माइंड पे धीरे धीरे जो भी उनके रिलेक्टेंट क्वेश्चन है कि क्लेम नहीं मिलता है या जो भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होगी। एंड ओके मैं और एक चीज बताता हूँ व्हाई दे डोंट बाय इट, मतलब मेरे को बाय नहीं करना है। हाँ पहले तो ऐसा सबका होता है, अरे मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत सबका ऑप्टिमिस्टिक होता है है। लोग, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है लोग। हाँ हाँ हाँ, मतलब मुझे तो क्या ही होगा वैसा। हाँ हाँ बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एज पर आर एज एंड एज पर आर डाइट एंड एज पर आर लाइफस्टाइल आज के टाइम में कोई बंदा या जो भी हो कितना भी फिट हो अभी के टाइम में, बट इज राइट बाउंड टू गेट अ डिसीज और इज बाउंड टू गेट एनीथिंग, राइट थोड़ा तो थोड़ा इज बाउंड टू गेट। या तो आज के टाइम में वो भी हमें देखना है। करेक्ट। फिर और बहुत लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे कंपनी के थ्रू या वेयर आई एम वर्किंग मेरे को इंश्योरेंस मिला है तो यस मेरे यस, को बाय नहीं करना है। ये बहुत ये ज्यादा मैंने बहुत, रीजंस देखा है मैंने। हाँ 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 हाँ, तो मैं उसका बताता हूँ। पहले तो जो कंपनी अगर जो प्रोवाइड करती है वो ऑब्वियसली एडिक्वेट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हाँ सब एम्प्लॉयज को देना है, राइट। तो वो ऑब्वियसली कम होता है उनको, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो देते हैं वो बहुत कम होता है। फर्स्ट, सेकंड, आप जब तक वो कंपनी में हो तभी तक ही वो इंश्योरेंस आपके लिए वैलिड है। आप करेक्ट। जिस दिन आप वो कंपनी छोड़ते हो या जॉब चेंज करते हो, आपके लिए वो इंश्योरेंस वैलिड नहीं है। आपको कंपनी के न्यू लिए हेल्थ एम्प्लॉय इंश्योरेंस, पराया हो गया, मतलब वही वही हाँ है, कंपनी के कंपनी लिए, के लिए जब तक कंपनी काम कर रहे हो तब तक तुम्हारा है वो। तब तो तक तुम्हारा है, उसके बाद नहीं, ऑब्वियसली हाँ वो हाँ एक बात है। हाँ तो ये एक चीज है, ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको एक नया हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है, वो डे वन से सब कवर करता है नहीं करता वो देखना होता है। वो है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए या पर्सनल टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए। ओके तो ओके वो एक चीज है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर लोग बोलते हैं अरे बहुत महंगा है यार, भाई मेरे से हाँ इतना प्रीमियम पे नहीं बहुत लोग का कर यही रीजन है। पाऊंगा। हाँ हाँ, बहुत लोग का ये रीजन है, बहुत। बट मैं आपको बताता हूँ ये हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया इज द वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके यस, ओके। इसका क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर बहुत लोग इंश्योरेंस बाय करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज एट अ चीपर रेट सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएगी। तो हमारे ओके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंश्योरेंस के रेट्स थोड़े कम है कंपैरेटिवली। बट अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका वो साइड से भी कंपेयर करोगे तो इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके। तो अगर ये सब बातें अगर उन्हें माइंड में, मतलब उनको पता चल गई एक बार, तो मेरे हिसाब से दे मस्ट बाय एंड दे विल बाय हेल्थ या टर्म या नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान जो भी उन्हें उनके प्लानिंग में प्लान करना है ओके। वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के इंश्योरेंस है, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस है, मेडिकल सही बात है। इंश्योरेंस है, यूलिप है, जैसे वगैरह वगैरह, कोई तो भयानक नाम भी है, मैंने सुना है बहुत सारे। सो नाउ जब एक लेमैन जब वो उसको चाहता है कि वो कुछ इंश्योरेंस ले, तो उसको क्या, कौन सा टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए, सबसे पहली बात वो। करेक्ट। एंड वो अगर इंश्योरेंस ले रहा है तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहले आप ये सवाल का जवाब दे दो कि कौन से टाइप ऑफ इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो कौन से टाइप का उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए, पहले उसके पहले ये बताता हूँ कि डिसाइड कैसे करना है आपको कि कौन सा आपको इंश्योरेंस बाय करना है एंड कौन सा प्लान बाय करना है जो आपके लिए है। ओके करेक्ट। तो इंश्योरेंस जैसे सब में बहुत वेराइटीज होती है एंड सब में कैसा होता है कि एक एक जॉनरे ऑफ पीपल के लिए ये प्रोडक्ट है, एक जॉनरे ऑफ पीपल के लिए ये प्रोडक्ट है। तो इंश्योरेंस इज नो डिफरेंट, देयर आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंश्योरेंस। अच्छा ओके करेक्ट। तो हम जो देखते हैं कि आपको क्या क्या देखना है, व्हाट वी कॉल इट इज FNS। FNS क्राइटेरिया आपको चेक करना है। ओके FNS क्राइटेरिया बोलते हैं। यस। तो फर्स्ट F से आता है फीचर्स एंड बेनिफिट्स। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं उसमें, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रही है। फीचर्स ठीक है, आपको क्या मिल रहा है उसमें से, आपको वो देखना है। अच्छा। तो N स्टैंड्स फॉर नीड। आपका क्या नीड है वो प्रोडक्ट को लेके, आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, आपके जो भी इंश्योरेंस गोल्स है, प्रोटेक्शन गोल्स है, वो नीड से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। आपके जो भी सेविंग्स गोल्स है वो नीड आपकी मैच हो रही है कि नहीं, वो देखना है। फिर S स्टैंड्स फॉर सर्विसिंग, क्योंकि बी इट हेल्थ इंश्योरेंस और बी इट लाइफ इंश्योरेंस, ये एक दिन का वो नहीं है कि मैंने आज ले लिया एंड मैं कल भूल गया। अच्छा। इसको सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। एंड आपको एवरी ईयर उसके लिए एक सर्विसिंग लगती है, आफ्टर सेल सर्विस लगती है। क्लेम आया तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो सब आफ्टर सेल सर्विस इसमें बहुत मायने रखती है। तो आप कहाँ से ले रहे हो, आपको सर्विस वो प्रोवाइड करेगा कि नहीं, आपको वो सब जानकारी है कि नहीं। तो अगर आप ये तीन चीज देखते हो, F&S, तो ये मेरे हिसाब से आपको क्राइटेरिया बताएगा कि आपको ये प्लान, आपके प्रोटेक्शन प्लान या आपका मेडिक्लेम प्लान, आपको ये लेना चाहिए या नहीं। ओके हाँ। एंड जो फिर आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्लान ले, इतने सब प्लान से कौन सा ले। हाँ। तो वो कैसा है, सो कंपल्सरीली यू शुड बेसिकली फर्स्ट हैव एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस। वो तो सबसे बेसिक आ जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप जो भी सेविंग्स कर रहे हो ना, वो मेरे हिसाब से कभी ना कभी वो आपकी सेविंग्स को ईट कर लेगा वो, या कभी ना कभी आपका सेविंग्स ही यूजलेस हो जाएगा अगर वो मेडिकल के लिए अगर जा रहा है। करेक्ट। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, देन योर सेविंग्स इज यूजलेस अकॉर्डिंग टू मी। ओके। सेकंड, फिर आपके पास एक एडिक्वेट एक सेविंग्स प्लान भी होना चाहिए। आप अगर आपके गोल्स के हिसाब से अगर प्लान कर रहे हो, आप LIC का एक अगर सेविंग्स प्लान लेते हो आपके रिटायरमेंट गोल्स के लिए, विच कैन गिव यू rate of interest equal to or more than FD and also an insurance, आपके रिटायरमेंट गोल्स आपसे एक हद तक आप उससे फुलफिल कर सकते हो उससे। तो आपके पास एक सेविंग प्लान होना चाहिए। ऑल्सो यू कैन बाय अ चाइल्ड हायर एजुकेशन का प्लान। मतलब आपके चाइल्ड के हायर एजुकेशन का प्लानिंग के लिए यू कैन बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट LIC में से। तो दैट इज ग्रेट। एंड थर्ड, बेसिकली दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए, आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। आप आज कमा रहे हो, आपके ऊपर यू आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। अगर आपको कुछ हो जाता है या ब्रेड विनर को कुछ हो जाता है तो फैमिली को कौन संभालेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब अदर देन फ्रेंड्स, क्या बोल सकते हैं हम, फैमिली वो सिर्फ 1 या 2 मंथ्स तक हमारे पास रहेंगे। हम ऑब्वियसली जो इमोशनल लॉस है उसको हम कवर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसको हम कवर करेंगे। तो ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आई थिंक दैट इज वेल एंड गुड। एंड अगर आप यू आर अ बिजनेसमैन तो आपके पास बिजनेस इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ, तो ये तीन चीजें तो बेसिक कंपलसरी है। मैं एक बार ऐसे ही सिर्फ रिवाइज करता हूँ कि फर्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड आपका एक ट्रेडिशनल प्लान होना चाहिए आपके रिटायरमेंट्स एंड आपके चिल्ड्रन चाइल्ड्स हायर एजुकेशन या चाइल्ड्स मैरिज, जो इंडिया में वो भी देखते हैं कि शादी का कैसे प्लानिंग करना है हमें, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली आपका टर्म प्लान होना चाहिए जो आपको अच्छा खासा कवरेज देगा, आपके इनकम प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तीन चीज अगर आपके पास है तो विद दिस जो आपने बोला कि एक सेविंग्स वाला जो प्लान आपने बताया, अबाउट द LIC वाला पार्ट, अबाउट द चाइल्ड एजुकेशन वाला पार्ट, अबाउट ऑल्सो अबाउट मैरिज वाला पार्ट,
नाउ इससे एक सवाल आया है मेरे अंदर कि हाँ नाउ मेनी पीपल थिंक दैट इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ व्हेन यू से करेक्ट कि मैं अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं पैसा बचा रहा हूँ एंड आई एम इन्वेस्टिंग इट इन एन इंश्योरेंस प्लान फॉर इट, ठीक है। नाउ आपका व्यू क्या है, शुड वी mingle the savings, the investment part in the insurance, should we do that or is that any other product to do it? Because अभी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स है, SIP जो म्यूचुअल फंड का पार्ट है, ऐसे बहुत सारे करेक्ट प्रोडक्ट्स है जो शायद वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो उन चीजों के लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है आपके हिसाब से? हाँ तो ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट है पहली हाँ, बात डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ओके, अभी जो भी फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है अकॉर्डिंग टू योर एज सबके लिए एक फॉर एग्जांपल परसेंटेज अमाउंट एलोकेट करिए आप आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स करना है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही आपके गोल अचीव हो सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप ट्रेडिशनल प्लान और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल प्लान्स करिए आप म्यूचुअल फंड्स को देखिए ही नहीं कि वो क्या है तो दोनों करना है एंड आप मैं जो बता रहा था आपको कि हमें इंश्योरेंस प्लान क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स ही क्यों ना कर ले हम चाइल्ड्स हायर एजुकेशन प्लानिंग अगर आप कर रहे हो वाया इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो उसमें एक बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक 35 एज का हम एग्जांपल लेते हैं एक अर्निंग मेंबर है 35 एज है उनकी एंड वो आप उनके चाइल्ड हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो अभी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में क्या होगा अगर वो आज प्लान करता है एंड उसने 2 प्रीमियम भरे उसके जो प्लानिंग था उसने परफेक्टली प्लान किया उसको चाइल्ड हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए उसने 60 to 70 लाख का प्लानिंग कर लिया उसने स्टार्ट कर दिया प्लान एंड आफ्टर 2 years हम क्या देखते हैं कि वो जो 35 years का आदमी था उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड एट दी 37 ही इज नो मोर एंड उसने अब तक सिर्फ 2 साल के प्रीमियम पे किया है करेक्ट तो हम इंश्योरेंस में उसे क्या प्रोवाइड करते हैं कि हम उसे तो फिर भी अभी वो आगे के जो भी प्रीमियम्स थे वो हम वेव ऑफ कर देंगे एंड उसे जो मिलने वाला था उसने जो प्लान किया था 60-70 लाख का पूरा जो प्लानिंग किया था उसके चाइल्ड के लिए वो हम वही टाइम पे उतना ही अमाउंट उसे देंगे ओके गॉट इट तो हाँ तो ये बहुत बड़ा पॉइंट प्ले करता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग टू मी फिर भी जो मैंने प्लान किया है वो वही टाइम पे वही पैसे के साथ मेरी फैमिली यूज करे एंड आपके अपने गोल्स अचीव करे ओके समझ गया ऐसा तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में सब रखना है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग जो मैंने 3 चीज पहले बताई एंड म्यूचुअल फंड्स अगर आप प्लान करते हो तो वेल एंड गुड नाउ इससे एक सवाल आया और एक कि इफ आई डाई सो जो भी अमाउंट मैंने इंश्योरेंस में जो मुझे एश्योर किया गया था मेरे फैमिली मेरे डिपेंडेंट्स को मिल जाएगा सो इससे आता है जो आपने मेंशन किया था अबाउट टर्म इंश्योरेंस नाउ टर्म अभी लाइक बेसिक लोगों का आइडिया है कि प्रीमियम बढ़ जाता है एज ऑन यू ग्रो, ठीक है, एज जैसे बढ़ता है आपका प्रीमियम बढ़ता है. सो इज दैट द सेम सिनेरियो इन टर्म इंश्योरेंस? एंड अगर टर्म इंश्योरेंस किसी को लेना है तो कितने का लेना चाहिए? व्हाट इज द लाइक गुड अमाउंट टू टेक अ टर्म इंश्योरेंस? नाइस क्वेश्चन. ये ऑलमोस्ट सबको क्वेश्चन होता है कि पहली बात तो टर्म प्लान में प्रीमियम बढ़ता है कि नहीं, एंड सेकंड कितना लेना चाहिए. तो मैं बता दूं कि टर्म प्लान में प्रीमियम अगर आपने आज बाय किया, आप जब तक प्रीमियम पे करने वाले हो इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू बी द सेम. वो कभी भी नहीं बढ़ने वाला है, वो स्टैंडर्ड होगा. आज जो आप पे करोगे, आप जब तक प्रीमियम पे करने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी द सेम. वो बढ़ने नहीं वाला है. वो आज के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ. तो वो सेम ही होगा. एंड कितना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनकम. टोटली डिपेंड्स ऑन योर इनकम कि हाउ मच आर यू अर्निंग. मतलब एक रफली अगर मैं आइडिया दूं, तो आपका जो भी आप अर्न कर रहे हो, ईयरली आप अर्न कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 25 टाइम्स इंटू और 30 टाइम्स आपका इंश्योरेंस होना चाहिए. 25 टाइम्स और 30 टाइम्स. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अर्निंग 5 लाख रुपीज, तो अगर हम इंटू 30 टाइम्स करें तो इट गोज टू अराउंड 1.5 CR. करेक्ट.
तो दैट इज द एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिम, ओके, अगर हम देखें तो। सो बेसिकली मैं अगर जल्दी स्टार्ट करूँ, इफ आई एम एट द एज ऑफ 22, सो मुझे प्रीमियम कम रहेगा, राइट? मेरा प्रीमियम कम रहेगा। अगर मैं सेम एब्सोल्युटली ही करेक्ट, 29 या 30 में अगर मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, राइट? बढ़ जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल करेक्ट, एट द एज ऑफ 22 माई इनकम इज अराउंड 2,20,000 या 2 लाख पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो एज यू सेड ठीक है। 25 टाइम्स एंड 30 टाइम्स, जो कि 1 ईयर से नीचे आ जाएगा इफ आई कैलकुलेटेड 25 टाइम्स और 30 टाइम्स। तो करेक्ट, ये जो आपने बोला मल्टीप्लाइड बाय 25 टाइम्स एंड 30 टाइम्स, ये एज ऑन दैट एज का इनकम के साथ करना है, या यू हैव टू आल्सो थिंक कि हाँ मैं किस सैलरी तक पहुंच सकता हूँ, लाइक 5 से 6 इयर्स के बाद विथ माय सैलरी इंक्रीमेंट मेरा शायद 2 लाख है तो शायद नेक्स्ट टाइम 5 लाख हो जाएगा, एंड देन 5 लाख इंटू 25 एंड 5 लाख इंटू 35, लाइक कैसे करना चाहिए एज ऑन दैट टाइम, और वी शुड predict our salary and then multiply it by 25 or 35, जो भी। yes, actually it should be by that time. Okay. You should not think of the prediction कि मेरा इनकम बढ़ेगा तभी। Hmm. For the time being you require इतना इंश्योरेंस। जब भी आपका इनकम बढ़ता है you can anytime increase your insurance, Right. So because there is an हाँ option for top up, right? Top up कर सकते हैं हम। हाँ, मतलब टर्म प्लान में यू कैन नॉट कॉल इट अ टॉप अप, मतलब Okay. उसमें आपको नया ही टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, okay. आप उस पर टॉप अप नहीं कर सकते, क्योंकि Okay. जब आप 29 के एज के हो गए तभी Hmm. आपका हेल्थ या और आपका पूरा सब चेक होगा वापस, तो वो नया ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तभी नया ही Okay. टर्म प्लान होता है। टर्म प्लान होता है, ठीक है, समझ गया। नाउ इन दिस ऑल्सो देयर इज अ सिनेरियो फॉर मेनी पीपल कि लोगों का कहना है कि यार टर्म में यार मरने के बाद मिलता है, यार मरने के बाद मिलेगा तो मतलब मुझे क्या फायदा है, मेरे को कुछ फायदा नहीं है। इवन ड्यूरिंग हेल्थ इंश्योरेंस यार मैं बीमार पड़ूंगा तो मिलेगा, उसमें कुछ ऐसा रिटर्न जैसा कुछ है नहीं, तो व्हाई शुड वी डू इट? ये लोगों का मेंटालिटी है, लोगों का थिंकिंग है। व्हाट इज योर सेइंग अबाउट इट? करेक्ट, करेक्ट। तो कोई सोचता है कि मुझे अगर मेरे को मरने के बाद ही मिलेगा या मेरे फैमिली को मरने के बाद ही कुछ मिलेगा तो उससे क्या होगा। तो इफ अगर आप आपके फैमिली के ऊपर लाइबिलिटीज या इनकम स्टॉप करके जा रहे हो, तो हाँ, अकॉर्डिंग टू मी इट इज एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस कि आप आपके पॉइंट। फैमिली के बारे में सोच रहे नहीं हो। आप राइट। सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हो कि मुझे अभी क्या मिलेगा। सो आई थिंक कि आपको आपके, अगर मैं पहले जो बोला था कि अगर आप आपको फैमिली से है प्यार तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस को राइट, इनकार। तो राइट, वो राइट। आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके। फिर हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मैं बताऊं, मेडिक्लेम का हम्म। अगर मैं बताऊं, तो एवरेज है कि अगर किसका 8 से 9 साल से अगर पॉलिसी है तो एवरेज वो 2 टाइम्स क्लेम लेता है। तो अभी कंपेयर कर लेते हैं पार्थ। आप अभी फॉर एग्जांपल कोई लेता है 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे आपने बोला कि 8 इयर्स के स्पैन में अगर मैं 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूँ एंड मुझे प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम कितना आता होगा 5 लाख के इसमें ईयरली? आप अप्रोक्सीमेटली एक जन का 7 to 8,000 पकड़ सकते हो अगर 5 लाख अच्छा, का एक लेगा जन का तो। 7 to 8,000, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल। 8,000 into 8, that is 64,000 you're gonna invest in your insurance plan for that 8 years. Now एक करेक्ट, रेश आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार वो 8 साल में वो क्लेम लेगा, लाइक करेक्ट है। उसको डेंगी हो गया, मलेरिया हो गया, पॉसिबिलिटी है, हो गया, क्लेम लेगा। एंड क्या है क्लेम का स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक क्लेम कितना अमाउंट तक का जाता है एज ऑल, अगर मैं डेंगी या मलेरिया का बात करूँ कितना हाँ, जाता है? अगर नॉर्मल फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, जो भी है, तो हम्म। एवरेज इफ यू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम्म। अप्रोक्सीमेटली अगर आप 4 से 5 दिन में अगर हॉस्पिटलाइज हो, हाँ। एंड तो अप्रोक्सीमेटली द क्लेम गोज अराउंड 1,20,000 1,25,000 सो 1,25,000 फॉर अ क्लेम, फॉर पर क्लेम। अगर बोल रहे फॉर हो अ कि क्लेम। 8 यस। साल में 2 बार मैं जाता हूँ, बट फिर भी पकड़ लो मैं एक ही बार एडमिट हुआ, हाँ, ठीक है, तो करेक्ट, उसमें भी 1,25,000 मेरा जा रहा है। अगर मैंने क्लेम नहीं, अपना इंश्योरेंस मेरे पास कवर नहीं होता तो, बट मेरा तो करेक्ट, इंश्योरेंस कवर है, वो 8 साल में मैंने सिर्फ 64,000 रुपीज दिया, बट करेक्ट। द इंश्योरेंस कंपनी इज गोना पे द होल अमाउंट, राइट? 1,25,000 रुपीज। यस, 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 So करेक्ट। that plays a significant role. I think insurance actual में is a part of जो आपने बोला necessity, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, इंश्योरेंस इससे ही समझ में आता है कितना बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ इस पे 100%। एक चीज है, जो हम क्लेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ हाँ, कि एक बार 8 साल में एवरेज है कि 2 बार क्लेम लोग ले ही लेते हैं।
ना एक क्लेम मिलना कितना मुश्किल है ना। लोगों का मन में ये भी है कि हमने इंश्योरेंस ले लिया, बट इंश्योरेंस कंपनी अपना दिमाग चला के ऐसा कुछ कर लेगी कि वो क्लेम ना दे पाए करके। सो ये सब मेंटालिटी, थिंकिंग, आइडियोलॉजी है लोगों का। सो आपका क्या कहना तो क्लेम मिलना सबसे आसान है, है? ओके। प्रोवाइडेड आपका जेन्युइन क्लेम हो, तो क्लेम मिलना सबसे आसान है। ओके। हाँ तो मतलब कोई फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस लिया, फेक एक्सीडेंट उसने कर दिया अपना, एंड देन वो मांग रहा है मेरे को कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस मुझे चाहिए, क्लेम चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो देगी नहीं, राइट? ऑफ कोर्स वो देगी नहीं, ऑब्वियसली। ओके। ओके। क्योंकि जो क्लेम देता है, जो क्लेम सेटलमेंट करता है, वो भी डॉक्टर होता है, तो उसे भी ओके। पता है कि अगर जेन्युइन है कि नहीं। मतलब 99% ऑफ द केसेस जेन्युइन क्लेम्स ही आते हैं। ओके। अभी इंडिया में जो पहले होता था वो अभी नहीं होता, एवरीथिंग अच्छा। इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके। एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, तो उसका ओके। कुछ इश्यू नहीं है। ओके। एंड क्लेम सेटलमेंट जो हम बात कर रहे थे, दैट इज वेरी इजी। अभी मैं ओके। बताऊं, प्रोवाइडेड आपको सब फीचर्स पता है प्रोडक्ट के, आपको सब बेनिफिट्स पता है प्रोडक्ट के। एक स्मॉल राइट। एग्जांपल देता हूं कि लोगों के माइंड में जो मतलब क्वेश्चंस रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 5 लाख का किसका सम एश्योर्ड है ओके। हेल्थ इंश्योरेंस का, तो बहुत सारे कंपनीज में रूल है ऐसा, मतलब सब में नहीं बट बहुत सारी कंपनीज में रूल है कि वी ओके। विल गिव यू, जो आपका रूम रेंट होगा वो 1% होगा, वन ओके। परसेंट ऑफ योर सम एश्योर्ड, मतलब आप ठीक है। 5,000 वाले रूम में ही रह सकते हो। समझ गया। बट अगर मुझे ये चीज पता नहीं है, हम्म। अगर जो भी मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है उसने मुझे हम्म। ये चीज नहीं बताई है, हाँ। तो मुझे तो पता नहीं है, मैं 8,000 वाले रूम में भी रहूंगा, किसको बराबर। सूट रूम में रहना नहीं पसंद, तो मैं हाँ। 8,000 10,000 वाले रूम में रहूंगा। एंड फिर मेरा क्लेम आया फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज, राइट। बट मुझे रहना था 5,000 वाले रूम में, तो राइट। मेरा क्लेम सेटलमेंट ऑब्वियसली 1,10,000 कम का होगा, होगा, राइट, क्योंकि कम हो आपको जाएगा। जब, हाँ, कम होगा। तो हम्म। लोगों के माइंड में आता है, अरे यार मेरा क्लेम नहीं दिया उसने, बट हम्म। हमें ये देखना था कि हमें फीचर्स बेनिफिट्स, हम जब बाय कर रहे हैं प्लान, हमें पता है कि नहीं। ओके। तो ओके। इंश्योरेंस कंपनीज अपने रूल्स के हिसाब से प्रॉपरली वर्क करती है। वो ऐसा उनका जरा भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता कि हम इसको क्लेम कैसे कम दें, क्योंकि वो क्लेम सेटलमेंट करने ही बैठी है, उनका काम है क्लेम सेटलमेंट करना। उनका जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है उतना लोग लेंगे, राइट? वो भी एक करेक्ट, चीज है। करेक्ट, वो करेक्ट। भी एक चीज है, हाँ, राइट। और जैसे मैंने पहले ही बताया, जो रेगुलेटर है हमारा आईआरडीए, हम्म। वो इंश्योरेंस कंपनीज पे इतना प्रेशर बनाए रखता है कि हम्म। अगर आपने एक भी स्मॉल, हमारे पॉलिसी होल्डर या आप जो भी कह लो, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, उसको हम्म। आपने एक छोटी सी भी गलत, आपने जो कुछ भी कर दिया, तो हम्म। हेफ्टी पेनल्टी आईआरडीए चार्ज करती है इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, समझो। तो क्लेम सेटलमेंट में अभी कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करेगी नहीं, मतलब वी कॉल इट कि ऐसा मस्ती कभी भी नहीं करेगी। हाँ। तो हाँ। वो कभी भी नहीं करेगी। आपको क्लेम सेटलमेंट, इफ प्रोवाइडेड इट इज जेन्युइन क्लेम, तो आपको मिलना ही मिलना है, प्रोवाइडेड ओके। यू गो विद द रूल्स। ओके, गॉट हाँ, इट, गॉट। सो इससे एक सवाल आता है मुझे कि जैसे आपने कहा कि फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि क्लेम के टाइम पे अगर क्लेम कम मिला तो इट इज अ फॉल्ट ऑफ द पर्सन हु हैज टेकन द इंश्योरेंस, बिकॉज उसने तभी फीचर्स के बारे में ज्यादा ध्यान दिया नहीं, राइट? नाउ वो फीचर्स क्या होने चाहिए? Like, जैसे मुझे याद है कि देयर आर मेनी टर्म्स इन इंश्योरेंस जो लेमैन को पता नहीं होगा, जैसे को पेमेंट है, ऐसी वगैरह वगैरह बहुत सारे टर्म्स है। तो उनको कौन से टर्म्स को एक्चुअल में अच्छे से देखना चाहिए एंड कैसे फायदा उठाना चाहिए उसका? करेक्ट। तो ऐसे देखने जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो हमें देखना है वो हम्म। 18 to 20 ऐसी चीजें हैं, जो आप ओह। हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो तो ओके। आपको वो सब देखना है। अच्छा। तो हाँ, तो पहले जो आता है, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वो जो हम्म। रूम रेंट का जो मैंने आपको बताया, ओके। ऐसे इंश्योरेंस प्लान लेने हैं जिसमें रूम रेंट का ऐसा कुछ हो ही ना, ओके। कैपिंग ही ना हो, तो आपको अच्छा, वो ऐसे एक सॉल्व होता हो भी है जाएगा कि फिर। जिसमें गैपिंग नहीं हाँ, होता? हाँ, 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 ओके। बिल्कुल भी कैपिंग नहीं होता, ऐसे ओके। इंश्योरेंस प्लान भी है, जैसे ओके। एचडीएफसी अर्गो का है, ओके। रेलिगेयर का है, तो हम्म। वहां पे आपको कैपिंग नहीं लगता है। ओके। फिर हाँ, फिर आपको ये देखना है कि आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले जो खर्चा होगा एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चा होगा, हम्म। उसके लिए कितने डेज दिए गए हैं उन्होंने। तो मतलब कोई कितना अच्छा है, इंश्योरेंस कितना कंपनी, होना चाहिए? कितना होना चाहिए हाँ, आपके? कोई इंश्योरेंस कंपनीज प्री प्री पहले हॉस्पिटलाइजेशन के 30 डेज देती है, कोई ओके। 60 भी देती है, ओके। तो हमें 60 वाला बाय करना है। ठीक है। फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोई 60 देती है, कोई 90 देती है, तो हमें 90 वाला बाय करना है। तो ओके। मैक्सिमम जो जो पोस्ट होगा। हॉस्पिटलाइजेशन जो हमें खर्चा कवर होगा वो हमें लेना है। ठीक है। फिर हमें देखना है कि बहुत सारी कंपनीज आपको एवरी ईयर आप हम्म। हेल्थ चेकअप कराओ एंड उसका भी आपको कॉस्ट देगी।
तो हमें ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जो हेल्थ चेकअप भी आपको दे रही है, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड रहते हो कि मेरी हेल्थ ठीक है, तो हेल्थ चेकअप। राइट, हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है कि लोगों के अंदर बीमारी थी बट उनको बहुत बाद में पता चला, एंड दैट इज फेटल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। क्लेम सेटलमेंट देखना है आपको, कंपनी ने कैसा क्लेम सेटलमेंट किया इन द प्रीवियस ईयर्स, वो आपको एक चीज ध्यान में रखना है। फिर आपको और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि कितने हॉस्पिटल्स इसके कैशलेस में है। अभी मैं पहले बताता हूँ कैशलेस नॉन कैशलेस क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो कैशलेस हॉस्पिटल्स ये होती है जो फॉर एग्जांपल अभी कंपनी के साथ लिंक्ड है या कंपनी के साथ वर्क कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ वर्क कर रही है, उसको कैशलेस हॉस्पिटल बोलती है। एंड कैशलेस हॉस्पिटल क्या होता है कि आप वहां गए, आपका एडमिशन हुआ, आपने आपके फाइनेंशियल प्लानर मुझे इंटीमेट किया, मैंने कंपनी में इंटीमेट किया और आपको प्री अप्रूवल आ गया फॉर द क्लेम। आपको एक भी रुपया वहां पे पे नहीं करना है। तो आपका पूरा सेटलमेंट, जो भी क्लेम सेटलमेंट है, आपको कभी भी पे नहीं करना है, वो पूरा सेटलमेंट कंपनी करेगी ऑन योर बिहाफ फ्रॉम स्टार्टिंग में ही हॉस्पिटल में। बट नॉन कैशलेस क्या होता है, जो छोटी हॉस्पिटल्स होती है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ बुखार आता है तो मैं डायरेक्ट फोर्टिस में नहीं जाऊंगा, मैं छोटी हॉस्पिटल में जाऊंगा। तो वो नॉन कैशलेस होती है, वो कैशलेस पे नहीं होती। तो उसमें कैसे वर्किंग होता है, पहले आपको पे करना पड़ता है वहां, फिर आपको वो पूरा फाइल जो भी है बिल्स का, जो भी आपने कॉस्ट बेयर किया है, वो आपके फाइनेंशियल प्लानर को आप दोगे, वो सबमिट करेगा वहां, एंड आपको पूरा क्लेम सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये दो वैसे क्लेम सेटलमेंट होता है। तो मैक्सिमम ये देखना है कि कितनी हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनीज की कैशलेस है। जितनी मैक्सिमम हॉस्पिटल्स होंगी उतना बेटर है आपके लिए। समझ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप बेसिक देख लो, ऐसी तो और बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी है, बट ये बेसिक है जो ये जो आपने तुमने बोला कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई में बहुत सारे हॉस्पिटल, अभी यही समझो मैं अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हूँ, लाइक मिजोरम, आसाम, जो भी है, तो वहाँ पे भी इनके लिंक्स रहेंगे, राइट, इंश्योरेंस कंपनी? यस, 100%, ऑल ओवर इंडिया, राइट? ऑल ओवर इंडिया, यस। एंड ये अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल भी होता है इनका, या अपना इंडिया के लिंक से होते हैं? हाँ, ये कैसा वर्क होता है, नॉर्मली तो हम जो भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय करते हैं, वो लोकल के लिए करते हैं टिल द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बट आपको ऐसा अगर प्लान चाहिए कि मेरे को फॉर एग्जांपल इफ समथिंग कुछ हो जाए तो मेरे को बाहर जाके भी ट्रीटमेंट लेना हो, तो उसके लिए अलग प्लान्स है। यू हैव टू बाय दैट, ऐसा। ठीक है, गॉट इट। सो नाउ इन दिस सिनेरियो, कोविड सिनेरियो, जैसे पता ही है क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है हॉस्पिटल्स में, ऐसे सिचुएशन में, प्लस बहुत सारे न्यूज चैनल बता रहे कि 10 to 14 डेज का उनको 10 से 12 लाख ले रहे हैं हॉस्पिटल्स, ठीक है। गवर्नमेंट में बेड नहीं है तो उनको प्राइवेट। नाउ कोविड इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू टेल पीपल कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। किसने सोचा था इस पैंडेमिक के बारे में? किसी ने सोचा था। एंड जिसने इंश्योरेंस लिया होगा इससे पहले, उनके लिए कितना ज्यादा यूजफुल रहा होगा कि उनका बिल्स एंड ऑल सब इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉसेस होगा वो, बट वो हमारा काम नहीं है उनका सोचना, वो लोग देखेंगे, हमें अपने बारे में सोचना है। सो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं हॉस्पिटल का बिल भरने। सो एक टाइप ऑफ अवेयरनेस फैल चुका है ऑल ओवर। इसमें क्या कि कोविड इंश्योरेंस का एक अलग सा एक पार्ट आ गया है कि हाँ, मेरे इंश्योरेंस में कोविड इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा। सबसे पहले एक बात ये, मुझे अलग सा कोविड इंश्योरेंस अभी लेना जरूरी है या नहीं, ठीक है। एंड थर्ड चीज की, व्हाट डू यू फील कोविड के बाद इंश्योरेंस सेक्टर क्या लोग ज्यादा लेंगे, या इट विल बी अगेन द सेम थिंग कि अगर वापस नॉर्मल चला गया तो लोग वापस इसे नेग्लेक्ट करेंगे? व्हाट डू यू फील? करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, आपका अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको अलग से कोविड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है उसमें कोविड इज कवर्ड। तो
वो एक फेक फॉल्स अलार्म है कि अगर कोई आपको बोलते हैं अरे कोविड के लिए अलग से लेना पड़ेगा, ऐसा हाँ कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है ओके उसमें कोविड कवर्ड है, बिकॉज इट इज ओके ट्रीटेड एज अ नॉर्मल। जो फीवर आता है हमें फ्लू वो, हाँ इट इज फीवर, इट इज ट्रीटेड राइट एज फ्लू। राइट करेक्ट। तो जो बोल रहे थे, अवेयरनेस तो बहुत आई है, ओके उसमें कोई डाउट नहीं है। पीपल आर मोर अवेयर, पीपल पूछ रहे हैं कि इसमें कवर्ड है कि नहीं। मतलब आप कह सकते हो डर भी है और अवेयरनेस भी है। हाँ बट हाँ, तो यार मैं डर आपको को एक आना पड़ा है, एग्जांपल देता अवेयरनेस हूँ। फैलाने के लिए डर को आना पड़ा, बोल हाँ, सकते हैं। डर को आना पड़ा है, एट दी एंड डर को आना पड़ा कि हाँ ये अभी तो ले लो, हाँ अभी तो आपका प्लानिंग कर लो, अभी तो आपका हेल्थ राइट इंश्योरेंस का प्लानिंग कर लो। मैं राइट आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम इतने टाइम से कोविड के सब क्लेम सेटलमेंट्स कर रहे थे। ओके तो अभी अप्रोक्सीमेटली हमारी कंपनी ने ये कोविड के टाइम में 24 क्लेम सेटलमेंट की है कोविड से। ओके ओके और उसमें एक फैमिली थी, हम्म अप्रोक्सीमेटली 8 जन की फैमिली है। हाँ उसमें 7 लोग कोविड पॉजिटिव थे। ओ माय गॉड 7 लोग हाँ, ओके ओके 7 लोग कोविड पॉजिटिव थे। हाँ बट उनकी प्लानिंग आप सोचोगे ना, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने हम्म पहले से 15 lakhs का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा था। ओके अप्रोक्सीमेटली मैं आपको ये बता रहा था कि जो 7 लोगों का क्लेम आया, हम्म वो टोटल जो क्लेम आया वो 23 lakhs का है। ओके तो 15 lakhs उनको हेल्थ इंश्योरेंस के प्लानिंग की वजह से मिल गया, बट फिर हाँ भी उन्हें अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख to 8 lakhs अपने पॉकेट से पे करना देना पड़ा। पड़ा तो ये राइट फिर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप वो है देखने जाओ वो कि है अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता ही नहीं हाँ तो क्या होता। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता ही नहीं तो 23 lakhs ये टाइम पे करना फ्रॉम योर पॉकेट्स, आपकी पूरी सेविंग्स, आपके पूरे घर को तबाह कर सकता है। करेक्ट 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 तो अवेयरनेस इतनी आ गई है फ्रॉम एवरी सेक्टर। लोग बोल रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम्म नॉट ओनली हेल्थ, टर्म जो भी लाइफ इंश्योरेंस है उसमें भी अवेयरनेस आई है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे मेरे फैमिली को एक प्रोटेक्शन देना है। तो अवेयरनेस आई है, नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे यही देखना है कि ये इंडिया कब तक ये अवेयरनेस और वो आगे अपना ले जा सकती है और 4% का अपना। 40 to 50% हो जाएगा। हाँ वो हाँ एक चीज है। हाँ, नाउ वही इससे वही हमें इससे देखना समझा है। कि नाउ अगर इफ आई एम हैविंग एन हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, इफ आई एम गेटिंग अ कैंसर, मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। एंड इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, उसके बाद का भी जो 1 CR या 1.5 CR जो मैंने इंश्योरेंस किया होगा टर्म इंश्योरेंस, वो भी मुझे अपने डिपेंडेंट्स को मिल जाएगा। सो उन पे कोई भी टाइप यस, का बर्डन नहीं आएगा। नाउ दैट इज अ करेक्ट ग्रेट, नाउ ये सबसे बेस्ट प्लानिंग है मैं बोल सकता हूँ। अभी करेक्ट करेक्ट। सबको ये डिजीजेस आता नहीं है, बट गॉड नोस राइट, यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी कांट प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है कल। हमें वी कांट प्रेडिक्ट दैट। तो मैं आपको एक अभी लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने हम्म अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 CR का उनका टर्म का प्लानिंग किया था। ओके उनके सेविंग्स प्लान भी अच्छे खासे थे हम्म एंड उनका मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस भी अच्छा खासा था। ओके तो वो एक यूएस गए थे ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ। हम्म एंड वहां पे उनका एक एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर। ओके ओके हाँ हाँ हाँ। हम्म तो वो टाइम पे जब भी मैंने क्लेम सेटलमेंट किया, उनको 2 CR का चेक मिला। तो उनके वाइफ को देख, मतलब उनके पूरे फैमिली को देख के ऐसा एक एनवायरनमेंट हो गया था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया, बट मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया। बट वो जब भी हम देखते हैं कि राइट अगर 2 CR अगर अभी नहीं मिलता उन्हें, तो अभी पूरा जो वर्किंग हो रहा है उनका, फॉर एग्जाम्पल मंथली जो भी खर्चा है 2 लाख 2.5 लाख, वो कौन देता। अर्निंग करेक्ट मेंबर मैं हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो हम्म कौन देगा वो खर्चा। तो बेसिकली हम वही पॉइंट पे आ जाते हैं कि ओके हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म अगर आपका ना हो तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ नो भी वन हो नोस सकता किसके साथ होना है। है राइट राइट। नाउ तुम्हें बात इतना नॉलेज है इंश्योरेंस का, यू आर इनटू दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बहुत सारे व्यूअर्स ये रहेंगे कि बहुत सारे यंग व्यूअर्स रहेंगे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके होंगे। They are looking करेक्ट for a new sector, yeah, new field where they can, work really well, work really hard. Now, insurance is a sector that is booming year by year, day by day, I would say. Now, यस। insurance में as a career क्या क्या स्कोप है, एंड अगर वो स्कोप है तो उसे अचीव कैसे करना चाहिए, ऐसे कौन से कोर्सेज है जो लोग कर सकते हैं। आपको बताता हूँ इंश्योरेंस एज अ करियर कैसे ग्रो हुआ है इंडिया में।
Okay. पहले अगर कोई बोलता था कि आई एम एन इंश्योरेंस प्लानर या आई एम एन इंश्योरेंस एडवाइजर, तो पीपल यूज टू निग्लेक्ट हिम और हर, जो भी है And ऐसा। I'm sorry if I'm saying this word, but ये मैंने सुना like बचपन में when people used to come insurance advisors, there was a term known as dalal given to many insurance financial planners also, and as well as insurance planner, which was disrespectful. एंड आई थिंक तभी वो मेंटली जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी की हाँ वजह से आज ये शायद 4% है, एंड अभी उनको समझ रहा है कि दलाल एक्चुअल में क्या है. एक्चुअल में ही इज अ करेक्ट फाइनेंशियल डॉक्टर, इज एन इंश्योरेंस डॉक्टर फॉर यू. या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं वही बता रहा था कि अभी लोगों का नजरिया बदला है, लोगों ने अवेयरनेस बदला है, लोगों को प्लानिंग कैसे करना है वो समझ में आया है। बिकॉज जब भी एट दी एंड कैसा होता है, जब भी खुद के साथ होता है तभी सीख मिलती है। राइट. तो अभी वो धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी हम करियर का ऐसा बात करते हैं कि हाउ इंश्योरेंस एज अ करियर अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं मतलब मेरे हिसाब से इससे और बूमिंग सेक्टर है ही नहीं। ओके. क्योंकि एवरी सेक्टर ने थोड़ा ग्रोथ दिखाया है, एवरी सेक्टर हैज ग्रोन, बट इंश्योरेंस को और बहुत ग्रो होना बाकी है, खासकर मार्केट इंडिया में। बड़ा है. बहुत ही बड़ा है मार्केट एंड बहुत ह्यूज है इन एवरी सेक्टर। तो आप इंश्योरेंस में अगर आप आ रहे हो तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आ सकते हो, एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर आ सकते हो। तो उसमें इतना स्कोप है एंड इतना जॉब सेटिस्फैक्शन है। अभी मुझे इतना जॉब सेटिस्फैक्शन है मेरे में से कि मैं अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1600 फैमिलीज का फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो व्हेन आई सी कि मेरे पास इतने लोग हैं एंड मैं उनको कहीं ना कहीं उनके लाइफ में छोटा सा रोल प्ले करता हूँ, तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यू हैव डन समथिंग। तो ये एक चीज है, आप फाइनेंशियल डॉक्टर बन सकते हो। सेकंड, आप एक्चुअल साइंस में जा सकते हो, विच इज विच इज मैं आपको समझाता हूँ कि जो इंश्योरेंस का पूरा वर्किंग होता है कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, क्लेम कितना देना है, तो वो सब का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है प्रीमियम सेट करने का, उसको एक्चुअल साइंस बोलते हैं एक्चुअली। ओके, ठीक है. हाँ, तो उसके लिए वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत स्कोप है इंडिया में, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है आपको हायर करेगी एंड आपका पे बहुत ह्यूज होगा। ओके ओके. तो बेसिकली ये दो है। एंड आप नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज में अगर वर्क करोगे तो आपको क्या बोलते हैं कि आपको आपका पे अच्छा ही होगा, बिकॉज इट इज अ बूमिंग सेक्टर एंड वो ग्रो होना ही है। मतलब आप भी ग्रो होगे, इंश्योरेंस कंपनी जैसे ग्रो होगी, आप भी ग्रो होना ही है उसमें। तो लाइक इंश्योरेंस एज अ कोई ऐसे सेक्टर, कोर्सेज एंड ऑल है जो वेबसाइट में जाके देख सकते हैं व्यूअर्स? हाँ, तो आप IRDA के वेबसाइट पे जा सकते हो। आपको उस IRDA, पे राइट? इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके ओके. करेक्ट करेक्ट। तो आप IRDA पे जाके आप सब देख सकते हो कि इंश्योरेंस कैसे स्टार्ट हुआ से लेके अभी क्या उसका है, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, अगर आपको एग्जाम देना है, आपको फाइनेंशियल प्लानर बनना है, आपको कैसे बनना है, उस पर सब दिया गया है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है. Now, guys, we have a legend in the insurance business who is Mahesh Nanda, sir. How are you, sir? कैसे हो? अरे fine, Sukesh. Now, Mahesh Nanda is father of Path Nanda and also is a master in claim settlement. इनको बोलते हैं कि इन्होंने mastery की है. He also has a 24 years of experience in insurance. Now, sir, जो हमारे viewers यहाँ पे देख रहे हैं, like बहुत सारे viewers ऐसे हैं जिनको insurance के बारे में पता नहीं था, and जो लोग insurance ले चुके हैं बट उनको ज्यादातर एस्पेक्ट पता नहीं है, फीचर्स के बारे में पता नहीं है. नाउ पार्थ नंदा ने बहुत कुछ बोल दिया है इंश्योरेंस के बारे में, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है. नाउ आपका 24 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है. नाउ क्लाइंट्स ने बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे, आपका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा क्लाइंट्स ने कि उन्होंने क्या गलतियां की है. ऑल्सो देयर माइट बी मेनी फनी मोमेंट्स, ठीक है, 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में. तो आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स से? हाँ, श्योर सुकेश. मैं एग्जांपल के साथ में बताना चाहता हूँ. श्योर. एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है. बेसिकली एक फैमिली लेते हैं हम, क्यूट सी फैमिली, जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ एंड स्मॉल किड. ओके. इसमें एक सिनेरियो है, हस्बैंड अर्निंग कर रहा है. ओके. वाइफ बेसिकली प्योरली हाउस वाइफ है. ओके. ठीक है.
और 2-3 साल का किड्स का एज ये करते हैं। तो मेजोरिटी जो आपने पूछा ना मिस्टेक्स क्या हो रहा है या कॉन्सेप्ट कहाँ थोड़ा हिल रहा है, हाँ उसमें क्या है, अर्निंग मेंबर कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस का क्या है, जो अर्निंग मेंबर है इनकेस जो ए मींस हस्बैंड ओके वो कमा रहा है, उसकी इनकम पे मंथली वो 50,000 दे रहा है, तो पूरा घर की सिस्टम चल रही है। ओके, बराबर बराबर राइट। तो न्यूली मैरिड लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनकी वाइफ हाउसवाइफ है हाँ तो नो नीड टू इंश्योरेंस, ऐसा इंश्योरेंस की कोई नीड नहीं है अच्छा वाइफ ओके ओके अगर समझ क्या गया। करते हैं, न्यूली मैरिड है तो हाँ हाँ हस्बैंड, अभी मैं तो बहुत बड़ी कंपनियों में कॉर्पोरेट्स में एक साथ में 50-50 100 लोगों को एज ए गाइड करता हूँ या मेरे जो ओके शेयर करता हूँ नॉलेज, ओके तो वो लोग मुझे बताते सर मेरे नाम पे नहीं करना है, वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस करना है। अच्छा तो यहाँ पे ये थोड़ा सिस्टम इसको बेसिक लॉजिकली समझेंगे ना, हाँ हाँ तो जो अर्निंग मेंबर है उसका इंश्योरेंस नहीं है। ओके ओके और उसने उसकी वाइफ का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, हाँ एग्जाम्पल तौर पे कि ईयरली 1 लाख रुपीस। ओके, ओके ओके इनके समथिंग गोस मींस हस्बैंड का कुछ अनसर्टेनिटी हो जाता है या डेथ हो जाता है, हाँ तो उल्टा उनकी वाइफ को लाइबिलिटी आ जाती है। करेक्ट करेक्ट तो बेसिकली इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इन स्मॉल वे में समझाऊं ना, तो अर्निंग को हम लोग इंश्योरेंस दे रहे हैं। ओके समझा। क्योंकि क्या है, इन केस ऑफ डेथ या कुछ भी होता है तो वो हाँ जो हाँ इमोशनल लॉस है, वो इमोशनल लॉस को हम कवर नहीं कर सकते, ओके बट फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकते हैं। राइट राइट बराबर एग्जाम्पल तौर पे मैंने जैसे बताया कि 50,000 मंथली वो बंदा कमा रहा है, तो पूरी हाँ सिस्टम चल रही है। राइट तो एज ऑन टूडे अगर ये अर्निंग मेंबर का मैं 50 लाख का इंश्योरेंस निकाल के रखता हूँ हाँ मिनिमम, हाँ तो इनके समथिंग गोस रॉन्ग तो उनको 50 लाख का नॉमिनी को ये मिल जाता है, पैसा मिलता है। हम बराबर लोग उसको इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उनका मंथली जो टारगेट्स है वो 50 की जगह पे नहीं 30,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे, तो फाइनेंशियली लॉस नहीं होता है। राइट तो ये कॉन्सेप्ट यंग जनरेशन को बहुत समझना है ऐसा। ठीक है तो गॉट इट। जो अर्निंग मेंबर है उनका मैक्सिमम आप इंश्योरेंस करिए, ओके एंड आप इन्वेस्टमेंट किड्स के नाम पे करिए, वाइफ के नाम पे करिए, इट्स ओके ऐसा। ठीक है, व्यूअर्स ने होपफुली ध्यान दिया होगा जो आपने कहा है यहाँ पे। और एक बेसिक बात बताना चाह रहा हूँ। ओके और लास्ट 2-3 साल से मैं बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स में ट्रेनिंग या इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पे रेगुलर मुझे बात करने बुलाते हैं। ओके ओके अभी के जो यंग जनरेशन है उनका ना पूरा फॉर्मूला भी मींस चेंज हो गया ऐसा, मैं अच्छा जैसे देख रहा हूँ। हाँ पहले क्या हो रहा था, फॉरेन का थोड़ा ये आ गया था अपने इंडिया में हाँ कि हाँ मंडे हाँ टू फ्राइडे कमाओ, सैटरडे संडे ओनली एंजॉय, ओनली नो सेविंग एंजॉयमेंट हाँ हाँ अरे बहुत तो नहीं, अगर एक एग्जांपल तो मैं 10,000 है तो मैं 12,000 एक्सपेंस कर सकता हूँ, ऐसा मेरा तैयारी रहता है। अच्छा लेकिन अभी हम लोग, हाँ ये सिनेरियो था, लेकिन अभी मैं जहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ या बात करता हूँ, हाँ तो यंग जनरेशन इन्वेस्टमेंट को पुश कर रहे हैं कि मैं उनको ओके सजेस्ट करता हूँ कि सुकेत यू इन्वेस्ट मंथली 5,000, ओके तो वो तो नहीं सर मैं आई ट्राई 6,500। हाँ हाँ समझ तो रहा हूँ। पूरा ये हमें भी लगता है यार कि हम पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो हाँ उनमें भी वो बोलते हैं सर हम लोग और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके हम लोग जोड़ेंगे। तो राइट इन्वेस्टमेंट का पैटर्न ये यंग जनरेशन का अवेयरनेस अभी बहुत बढ़ रहा है और सेविंग पार्ट में ज्यादा मान रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट साइन, बहुत अच्छा सिग्नल है ये हाँ एक्चुअली। बहुत अच्छा श्योर। या नाउ इसी बात पे मुझे पूछना चाहूंगा कि इज देयर एनी फॉर्मूला जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को बराबर जो डाइवर्सिफाई कर सकूं अपना इन्वेस्टमेंट भी और अपना इंश्योरेंस भी, कोई ऐसा फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो ऐसा नहीं कह सकता, मेरा वर्क एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ओके इन 24 इयर्स में बहुत लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस का मुझे नीड नहीं है, एग्जाम्पल हाँ के तौर पे। हाँ लेकिन सुकेत मैंने जो क्लेम सेटलमेंट किए और हम लोग जब भी
वो नीडी या जो भी नॉमिनी है उनको जो भी चेक प्रोवाइड करते हैं वो क्लेम हाँ का, हाँ हाँ तो आप मानोगे नहीं वो जो वर्डिंग बोलते हैं, बी प्रैक्टिकल, गॉड, फैमिली, सब एक सर्टेन लिमिट, आपको आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट तो वो टाइम पे अभी कैसा है, कुछ इवेंट हो गया, डेथ कुछ हो गया, तो हम लोग पहले 8-10 दिन हम वहां पे नहीं जाते हैं। ओके उनका जो फैमिली का क्लियर हो जाता है, फिर हम उसकी सेटलमेंट के लिए हम लोग फॉलो देते हैं। ओके और वो सिस्टम प्रोसेस पूरी होने के बाद जो चेक देते हैं, तो वो फैमिली उनका मिसिस या जो भी नॉमिनी रहते हैं, बोलते हैं आप जस्ट लाइक मैं मुझको बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, जो कंपनी डेथ क्लेम सेटलमेंट करती है या प्रोवाइड करती है, वो बोलते हैं भाई ये आप जैसे एक गॉड के बंदे आए हो, अवतार आए हो आप, क्योंकि देखा जाए। हाँ ऐसा, क्योंकि वो 1 महीने में बहुत टफ है उनको। मैंने जैसे पहले बताया, अर्निंग नंबर नहीं है ना बॉस, अरे लाइफ में बोलते हैं ना जो एंजॉयमेंट सब क्लोज। यस तो वो जब हम सेटलमेंट करते हैं और वो उनको मिलता है, तो वो क्लेम सेटलमेंट में भगवान को और गॉड को वही बोलता हूँ कि उसमें ही हमारी मास्टरी रखो। तो हम ये इंश्योरेंस सेक्टर्स में है, तो वही हम काम आ सके। राइट सेकंड, आप जो फॉर्मूला बोल रहे हैं, मैं वापस ये यंग जनरेशन पे आ रहा हूँ। ओके। और एनी यंग और एनी है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी तो आप यूट्यूब पे छाए हुए हो, तो इनकम क्रिएट करने के लिए, बराबर है? हाँ, फिलहाल के लिए तो नहीं सोच रहा हूँ, बट शायद आगे आके इनकम हो जाए। हाँ, एट प्रेजेंट मैं आपका यूट्यूब के वीडियोस देख रहा हूँ, तो उसपे तो छाए हुए। पार्थ नंदा आपके साथ में अभी जो वीडियो कॉलिंग में वो कंपनी का सीईओ बना हुआ है। यस समझे? तो आप और मैं मंथली एक इनकम क्रिएट कर रहे हैं। ओके राइट। अभी देखेंगे तो अपना तीनों का फॉर्मूला अलग अलग रहेगा, लेकिन मैं फॉर्मूला एक्सपीरियंस करता हूँ। ओके तो मेजोरिटी क्या है, अभी लोगों ने इनकम क्रिएट किया, ओके, उसमें से क्या करते हैं, माइनस एक्सपेंस। ओके, ठीक है। आज मैंने 1 लाख रुपीस कमाया मंथली, राइट। तो कपड़े, लाइब्रेरी, मेरा लाइफस्टाइल, वो 70-80 हजार रुपया वापरा, राइट। और भी कुछ घूमने गया, समझ लो। तो उसमें से जो बचा, मीन्स इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए। ओके, एक मेरा इनकम है, उसमें से फर्स्ट आप सेविंग पार्ट करिए। अच्छा, ओके, समझ रहे हो? ये मतलब एक्सपेंस था, उसको रिप्लेस करो सेविंग से, एक्सपेंस से माइनस मत करो, सेविंग से माइनस करो। ओके, यस। उसमें क्या होगा, जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है ना, वही आप एक्सपेंस करोगे, क्योंकि आपका मेजर पार्ट सेविंग से हो रहा है। अभी यही बंदा 1 लाख का फॉर्मूला लेंगे ना, यहाँ पे 1 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ, और फर्स्ट पार्ट आया सेविंग का, तो आई एम कंफर्टेबल विथ 30,000 40,000 सेविंग पार्ट, जो 10,000 था। तो यहाँ पे सेविंग पार्ट बढ़ जाएगा, ऐसा। राइट। और ये फॉर्मूला कभी काम आता है मालूम है? अभी ये मैंने 10 साल कर दिए, तो मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट मेरे पास सेव पार्ट पड़ा है। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, और कुछ भी अमाउंट पकड़ो, जैसा जिसका सेविंग। तो बैक ऑफ द माइंड है ना, बैक ऑफ द माइंड आप बहुत संतुष्ट और मिस रिलैक्स रह सकते हो। ओके, क्योंकि बैकअप अपना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा। राइट। एज ऑन टुडे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ में मेरा फाइनेंशियली क्या है वही मालूम नहीं है। तो वही स्ट्रेस में लोग घूम रहे हैं, अरे यार बंदा कुछ इमरजेंसी आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो वो हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। अभी एज ऑन टुडे मैंने मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखा है। तो आप देखोगे कभी भी आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, यू आर। तो ये फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से काम करेंगे ना, तो लोग ज्यादा सक्सेसफुल और रिलैक्स माइंड में रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। Thank you so much for this awesome experience that you have shared, my sir. One last question in this podcast. Any books या courses जो आप recommend कर सकते हो to our viewers कि वो पढ़े और जानकारी प्राप्त कर पाए? देखिए सुकेत, फर्स्ट तो मैं बोलूंगा बुक नॉलेज शेयरिंग, मैं सबको सेकंड ये पार्ट देता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल
आपके अंदर क्या जुनून है वो काम के लिए, ओके। समझे आप? तो वो जुनून के ऊपर पूरा आपका सिस्टम चलता है। हाँ, नो डाउट इसमें ट्रेनिंग्स बहुत ही काम आती है। इसमें मैं एक नाम भी लेना चाहूंगा। अगर मेरे मेंटर और मैंने जिनका ट्रेनिंग या उनसे कुछ सीखा है, तो एक तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर विनायक कामत, ओके। और एज ए ट्रेनर जो आज कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, उनको वो ट्रेन करते हैं एज ऑन टुडे। तो वो नाम है मिस्टर संतोष नायर। ओके। वो स्मार्ट कंसल्टेंसी करके उनका ये है। वो आप गूगल पे डालेंगे संतोष नायर तो फायर आएगा उधर तो। अच्छा, ओके। तो वो यंग जनरेशन को अच्छा बूस्ट मिल सकता है उनसे। और कैसा है, आज मैं 24-25 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो पार था 5 साल 4 साल जो भी इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके और मेरे एक्सपीरियंस में फर्क है। तो ऐसे ये ट्रेनर जो है वो बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओ को, डायरेक्टर्स को, 500,000 एम्प्लॉय को एक साथ में ट्रेनिंग देते हैं। राइट। तो ट्रेनिंग लेना बहुत मस्ट है और उससे इफेक्ट भी आएगा 100%। तो आप मैं संतोष नायर को रेकमेंड करता हूँ। गॉट इट, संतोष नायर। ओके। हाँ, तो जो डैड बोल रहे थे मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। अभी आज एक्चुअली गुरु पूर्णिमा है, तो जैसे डैड बोल रहे थे कि उनके जो गुरु है वो संतोष नायर है या बहुत है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे गुरु खुद डैड है, तो गुरु पूर्णिमा भी विश तो गुरु पूर्णिमा भी विश कर लेता हूँ। एंड मतलब क्या है कि जो जैसे डैड बोल रहे थे कि ट्रेनिंग्स लेना चाहिए है, बुक्स पढ़ने चाहिए तो आप डेवलप होते हो, बट पहला उन्होंने बताया कि जुनून कितना है आप में वर्क करने के लिए। करेक्ट। तो मैं इंश्योरेंस में ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले भी बताया मैंने ये पॉइंट कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से आप में खुद जुनून आ जाता है कि मैं और पूरे मेरी कंट्री में मेरे को और कितने लोगों का मैं फाइनेंशियल प्लान उनका प्रॉपर प्लानिंग करके मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेटर मेरे लिए। तो अभी अगर बुक्स की बात करें हम कि कौन सी बुक्स, मतलब मैं पर्सनली एक रेकमेंड करूंगा बुक। उसका क्या है, मैं एक मिनट, वो उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ग्रेट, गुड वन। रेड दैट? वो बुक बेस्ट है। आप अगर उसे 3 मतलब पहली बार में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको उसको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको आपके लाइफ को कैसे नजरिए से देखना। एंड आपका माइंड ऐसा थोड़ा एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। तो मेरे को पर्सनली वो बुक ने बहुत हेल्प की है। एंड जो डैड बोल रहे थे संतोष नायर उनके गुरु है, तो उनका भी एक बुक है। उनका नाम है 11 कमांडमेंट्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या लाइफ मैक्सिमाइजेशन। उनका भी एक बुक है। तो दैट इज अ ग्रेट बुक। मतलब आपको पता चलेगा कि लाइफ को मैक्सिमाइज पोटेंशियल पे कैसे जीना है। तो अगर वो आ गया तो फिर तो क्या ही है, अगर मैं मैक्सिमाइज जी रहा हूँ अपने लाइफ को एट अ फुल फ्लेज, तो फिर उससे बड़ी चीज या अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती। राइट, इट्स अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लाइक हमारा माइंड का एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। अभी लोग आई थिंक बहुत नेगेटिव चीजें देख रहे हैं हर जगह पे, यूट्यूब पे हो या टीवी पे हो। तो आई थिंक ये सब चीजें देख के पॉजिटिविटी भी आ जाती है दिमाग में, एंड प्लस एक एक्सपांशन ऑफ नॉलेज भी होता है जो खुद का पर्सनालिटी डेवलप करता है। करेक्ट। So thank you so much Parth Nanda and Mahesh sir for coming to this podcast. आपका समय लिया मैंने, and आपने इतना ज़्यादा knowledge दिया है viewers को. Thank you so much. Now viewers, if you want to know more about insurance and any other financial planning aspects, I will pin down the Parth Nanda and Mahesh Nanda's phone number as well as their website in the description box. You can check that out. So to all the viewers who have liked, who are watching this video till the end, please like this video, subscribe to the channel and share this video as much as possible because बहुत ही ज़्यादा informative knowledge इसमें दिया गया है, and बहुत सारे लोग ये insurance का knowledge बहुत लोग को कम होगा, and this will be quite informative for them. So yeah, keep watching this podcast and more episode coming soon. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you.